2 महीने एक तरह से जंग और बढ़ी, जिससे पूरी दुनिया में मुसीबतें बढ़ी, खुद अमेरिका के अंदर परेशानी हुई लोगों की, उसका जिम्मेदार जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप है। तो इस पागलपन को कभी बाद में रिपीट ना किया जा सके, किसी और मौके पर कोई इंटरनेशनल अरेंजमेंट नाम की कोई चीज हो पाए कि ईरान के साथ लड़ाई करना जो है, इट इज नॉट सो इजी। वो उन्होंने 2 सालों में 2 बार देखा है। अब और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को भी वो मदद जारी रखेगा, तब तो इजराइल का वजूद अब और ज्यादा खतरे में है। क्या लगता है? आज वही कंट्री जो उसके सपोर्टर्स है, वही उनके गवर्नमेंट के खिलाफ जो है, जब जुल्म की इंतहा तो उसके खिलाफ पाबंदियां लगा रही। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको सही खबरें, कंफर्म खबरें और सही सोर्स से आने वाली खबरें वो पहुंचा रहा है, और साथ साथ कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है, ताकि आपके पास खबर भी सही पहुंचे, एनालिसिस भी सही पहुंचे, और आप वेस्टर्न और गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे से बच सकें। आज हमारे खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब। आज बहुत ही अहम दिन इसलिए है कि यह उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्दी ईरान और अमेरिका के बीच एग्रीमेंट होने वाला है, और इस एग्रीमेंट से पहले ही कुछ अरब डॉलर यूएई से ईरान पहुंच चुके हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। क्या कुछ है? ईरान की ज्यादातर खबरें ऐसा लगता है कि अमेरिका ने मान ली है, अमेरिका को बहुत जल्दी है जंग के यानी इस एग्रीमेंट की। ईरान बहुत समझदारी से शायद ऐसे काम कर रहा है कि वो लॉन्ग टर्म सोच रहा है, इस पूरे इलाके की सियासत में एक अहम रोल अदा करने की तैयारी कर रहा है। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे देखने वाले आपको बहुत पसंद करते हैं। आप ये बताइए कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है, क्योंकि हर दिन लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि ट्रंप इस वक्त कुछ कहते हैं, कुछ और कहते हैं, बार बार बदलते रहते हैं। अब क्या लगता है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना कि अब से पहले इतने नजदीक कभी नहीं थे एग्रीमेंट के, आप उसे कैसे देखते? देखिए, ये जो पहले से ही मैं कह रहा था कि डील होने वाली है, ये डील वही है जो दोनों फरीकैन को अप्रैल 11 को साइन करनी थी। बाय एंड लार्ज अगर आप देखेंगे, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अरागची ने ये कहा कि इसको इस्लामाबाद एमओयू के तौर पर जानना चाहिए, हम सबको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बाय एंड लार्ज जो कंटोर्स ऑफ द डील थे वो उसी वक्त फाइनलाइज हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी जो इजराइल और विद इन अमेरिका थे, वो उसने आखिरी लम्हे पर इस डील को सबटाज किया। वो नहीं उस वक्त जानते थे कि 39 डेज के वार में अमेरिका को कितना नुकसान हुआ, डैमेज कितनी हुई, और इसके अलावा इंटरनेशनल जो लेवल पर जो अमेरिका को एक तरफ से देखा जाए वो आइसोलेट हो रहा अलॉन्ग विद इजराइल, और दूसरी आलमी मईशत को कितना नुकसान पहुंचा, वो उसको बाद में इसके रिपरकशंस पता लगा, जिसकी वजह से इस डील को उस वक्त डिले किया गया। उस वक्त भी अमेरिका ने कहा कि टॉक्स फेल नहीं हुए, लेकिन दे हैव नॉट अचीव्ड एनी ब्रेक थ्रू इन दीज टॉक्स, जो तकरीबन 21-22 घंटे मैराथन लेवल पर चली इस्लामाबाद में। अब इसी को आगे ले रहे थे। अब अमेरिका की एक और प्रॉब्लम थी, सुपर पावर था, और उससे ये लग रहा था कि वो वेनेजुला की तरह ईरान पर भी ऐसा करे। ऐसा नहीं हुआ, लेने के देने पड़े, नुकसान बहुत हुआ
है, खासकर मिलिटरली जो वो चाहता था उसको तहस नहस करना, वो भी नहीं हुआ। जो उन्होंने बिगिनिंग में जो लग रहा था, पहले 2 दिन जो वार के दौरान उन्होंने ईरान के तकरीबन 40-50 के करीब टॉप लीडर्स, मिलिट्री कमांडर्स, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, उनको एलिमिनेट किया, उनको लग रहा था रिजीम चेंज हुई। उसमें शायद इनको ये गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी कि रिजीम कोलैप्स हो जाएगी, वो नहीं हुई। रेजिस्टेंस चली। इसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए, कभी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर, वाटर प्लांट्स पर किया, जो भी मिला, कोई हॉस्पिटल, एजुकेशनल सेंटर, जहां भी मिला उसको तहस नहस। उनको लग रहा था ये लोग सरेंडर करेंगे, नहीं किया। अल्टीमेटली दे रियलाइज इट इज बियॉन्ड देयर कंट्रोल। उन्होंने एक्सेप्ट उसी वक्त किया था। अब ये था कि बड़ी ताकत है, दुनिया को दिखाना था। यही जो पिछले हम देख रहे हैं 65 डेज से अमेरिका की यही कोशिश है। वो बार बार ये कहता है मैंने ये जीता, और ईरान ने तस्लीम शिकस्त दी। वही कहता है ना, ये बाकी कोई नहीं कहता। इंटरनेशनल जो इसका जो परसेप्शन है वार का, वो सारे यही समझते हैं कि ये अमेरिका को सबसे बड़ा सेटबैक लगा। और सेटबैक के अलावा जो दूसरी बड़ी चीज है, ये देखिए, ये पहली बार हमें ये समझना चाहिए, अमेरिका ने ये अपने लिए वार नहीं लड़ी, ये उसने इजराइल के लिए वार लड़ी। ये हमेशा पिछले साल भी उन्होंने यही किया था। उन्होंने जब इजराइल ने अटैक किया तो अमेरिका ने भी इसमें शमूलियत इस वजह से की कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसके जो बड़े इंस्टॉलेशन है इनको तहस नहस करे। और वो तो छोटा ही चला, 11 दिन का चला। अब की बार भी यही था कि इसका फायदा, जो सबसे बड़ा फायदा इजराइल को होगा, और वो बड़ी ताकत के तौर पर मिडल ईस्ट में इमर्ज हो जाएगा, और उसके जो एम्बिशंस है ग्रेटर इजराइल के या अपना इन्फ्लुएंस अरब कंट्रीज में बढ़ाने के लिए, वो उसमें कामयाब हुए। इसी वजह से उन्होंने बीच में ये भी डाला कि अगर ये डील हो जाएगी तो इसकी एक कंडीशन है अब्राहम अकॉर्ड। अब वो फियास्को हो गया, और जो ही उसने ये बैलून छोड़ दिया, दूसरे ही दिन उसमें पंक्चर होने लगा। सारे कंट्रीज ने इसको रिजेक्ट किया कि उसके साथ क्या है, हमें इसके साथ नहीं करना है अनलेस वो गारंटी देगा। अब ये है कि सारे 65 डेज के नेगोशिएशंस पर अब ये तकरीबन क्लोजर पर आ गई डील। और लगता ये है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है, कि जेनीवा में शायद इसको साइन किया जाएगा ऑन द ओकेजन ऑफ G7 कॉन्फ्रेंस जो फ्रांस में हो रही है, और उसके साइड लाइन्स में यहाँ हो जाएगा, जिसमें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका इसको साइन करेगा, और शायद वही स्पीकर ही होंगे इजराइल ईरान की तरफ से, या कोई और लीडर होगा जो इसको साइन करेगा। डील में क्या है जो आपने कहा, अब की बार एक और चीज में डेवलप हुई, जो पिछले 4-5 दिनों में अटैक्स हुए, यूएई पर नहीं हुआ अटैक। जी जी जी। ये अटैक सिर्फ 2 कंट्रीज पर हुए, गल्फ के, वो कुवैत और बहरीन, और यहाँ जॉर्डन में हुआ। जीसीसी के सिर्फ 2 कंट्रीज में हुआ, क्योंकि वहां से ही उन पर जो है मिसाइल दागे गए, उन पर हमले किए गए। बाकी कंट्रीज से इससे क्लियर कट मैसेज मिल रही है कि उन्होंने अमेरिका को मना किया कि हमारे जो आपके बेसेस है उनके इलाकों में इसको इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात, जो रिपोर्ट आ रही है कि यूएई ने $3 बिलियन को ऑलरेडी ट्रांसफर किए, जिसको वो उन्होंने लेकिन उन्होंने ये किया है, जो उनके फ्रीज किए थे, उनके अकाउंट्स किए थे, हालांकि जिनका ये जो एस्टिमेट है इट इज बिटवीन $10 to $20 बिलियन, उनमें से ये किया है। इसका मतलब है कि अमेरिका ने बाय एंड लार्ज ये एक्नॉलेज किया है, जो फ्रीज किए गए एसेट्स थे ईरान के, चाहे वो यूएई में है, कतर में या दूसरी जगहों पर है, उनको ग्रेजुअली रिलीज किया जाएगा। इस सिलसिले में एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई, 3 दिन पहले कतर का एक हाई लेवल डेलीगेशन वहां गया। फिर वो बेसिकली कतर के जरिए जो
एसेट्स है, इसके बारे में ज्यादा फोकस वही हो रहा है। बाकी जो दूसरे जो मामलात है, डील में जो है नुआंसेस है, उनमें नुक्ते हैं, और वो वया पाकिस्तान से आते हैं जाते हैं, वही कर ये। और लेकिन ये जो फाइनेंशियल मैटर्स, उसमें ज्यादा कतर इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। एक और चीज जो इसमें सबसे बड़ी बात है, जो ईरान लगता है मनाने में कामयाब होगा, कन्विंस करने में, कि डील का एक हिस्सा लेबनान भी होगा सीज फायर। चूंकि 2 बार पिछले कई दिनों से प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतान्याहू के साथ बात की और उसको क्लियर कट ये कहा कि आपको सीज फायर करना पड़ेगा वहां पर। ये क्लियर कट है, इट इज अ पार्ट ऑफ द डील। अब ये जो है, चाहे वो ट्यूसडे को हो, जो कल एक न्यूज आई थी, शायद कुछ लीडर्स जो है वो पहले ही जेनीवा पहुंचने वाले हैं, उसमें वो कहते हैं 6-7 कंट्रीज जो गल्फ के भी है वो भी जाएंगे, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी जाएगा, टर्की का होगा, इजिप्शियन होगा, सऊदी होगा, कतार होगा, शायद यूएई भी होगा, ओमान होगा। इसके अलावा जो G7 के कंट्रीज ने जो बुलाया है, दे में ऑल्सो जॉइंस, ये होने वाला है। गोया इसका मतलब ये कॉम्प्रहेंसिव डील है। जो है लेबनान का मसला भी है, और डील के साथ ये है, जैसे ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, 2 महीने का सीज फायर है, जिसमें जो न्यूक्लियर डील पर बातचीत होगी। इसमें ये देखा गया है, इसमें बेसिकली रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसमें दोनों चीजें हैं। एक तरफ से ब्लॉकेड जो अमेरिका ने वो भी हटाया जाएगा, दूसरी तरफ जो ईरान ने कहा इसको प्रॉपरली इसको नेविगेशन के लिए इस्तेमाल, चाहे इसमें लैंड माइन्स है या कुछ और ऑब्जेक्शंस उन्होंने हार्डल्स किया है, उसको हटाया गया। दैट विल टेक 30 days टाइम फॉर देम। वो तो क्लियर है। और इससे सबसे बड़ी राहत जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलेगा, जो तेल के भाव जो है अभी भी $90 प्लस हो रहा है, उससे उनको किसी हद तक राहत मिलेगी। यही वजह है कि बहुत सारे कंट्रीज इस वक्त, अमेरिका भी उनको रोक नहीं लग रहा। अगर आपने देखे, जयशंकर जी ने जो यूरोपियन लीडर्स के साथ ये कहा कि अमेरिका ने हमें कहा आप रशिया से भी ऑयल लीजिए, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबलाइजेशन कहीं ना कहीं हो जाए। उनको भी अब लगता है जो उन्होंने क्राइसिस खड़े किए दुनिया में, उसके असरात वहां भी नजर आ रहे हैं। कुछ उसमें तय नहीं कि वो एकदम से वो जो है ऐसे ही जब किसी के हाथ में है, विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन उसने हमला किया, इसके रिपरकशंस क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या होगा, रीजनल सिक्योरिटी पर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, उसके बगैर अंधाधुन उन्होंने कहा हम इसको तहस नहस करेंगे, इसको खत्म करेंगे, इसके एलिमिनेट करेंगे। ऐसा अब नहीं चलेगा। दैट ओवर। वो दौर जो है वो खत्म हो चुका है। वो नहीं कर सकते इस तरह से किसी मुल्क को एलिमिनेट। और ईरान जैसे मजबूत मुल्क को, जिसने 1979 से पाबंदियों के दौरान अपने मुल्क की तरक्की की, फौज को काफी मजबूत किया। अच्छा, आपने कहा कि 11 अप्रैल को जो होने वाला था तकरीबन वही होगा, यानी ये जो 2 महीने एक तरह से जंग और बढ़ी, जिससे पूरी दुनिया में मुसीबतें बढ़ी, खुद अमेरिका के अंदर परेशानी हुई लोगों की, उसका जिम्मेदार जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप है। तो इस पागलपन को कभी बाद में रिपीट ना किया जा सके, किसी और मौके पर कोई इंटरनेशनल अरेंजमेंट नाम की कोई चीज हो पाएगी क्या कि ऐसा ना हो? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अब ये समझ गई है कि अब इन फ्यूचर वो जो कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाई, वो जो पहली बात ये हो गया है, अमेरिका को रियलाइज होने लगा है कि ईरान के साथ लड़ाई करना जो है इट इज नॉट सो इजी। वो उन्होंने 2 सालों में 2 बार देखा है। दोनों बार, पहली बार भी उन्होंने बहुत सारे लीडरों को यानी कि निशाना बनाया, उसके बाद भी हमला किया, जिसमें जो है हिजबुल्लाह का लीडर हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया, दूसरों को बनाया, या हमस लीडर को बनाया।
ये चीजें जो है ये अब नहीं चलेगा। उनको बता, उन्होंने ये टेस्ट का था कि ये होगा, ये फेल हुआ, इनको चाहे लीडरशिप चेंज हो गई, कोलैप्स गवर्नमेंट हो गई, इकोनॉमी फेल होगी, ये सारे चीजें आजमा कर नाउ दे हैव रियलाइज्ड दिस पोजीशन कि वो जो है ना, इसको हराना अब मुश्किल है, जो सिस्टम मुश्किल है। अब बेटर यही है, अगर आप देखेंगे उस डील की मैं बात कर, आप मुझे बताइए कौन सा पॉइंट है, उस वक्त भी जो है अप्रैल में, उस वक्त भी सीज फायर उसी वक्त लेबनान में हुआ, बिल्कुल। कौन सा पॉइंट है? एसेट्स को डिफ्रीज करना, उस वक्त भी ये पॉइंट था। सैंक्शंस उठाना, उस वक्त भी पॉइंट था। ईरान का ये मानना है कि वो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम इट विल बी ओनली फॉर पीसफुल, अगर उसके पास प्रोसेसिंग में ज्यादा है, उसमें वो 8 या 10 ईयर्स का मॉरिटेरियम लगाएगा, नहीं करेगा, या जबकि अमेरिका साइड 15 से 20 साल तक चाहता था। वही उसमें बाय एंड लार्ज जो मेन पॉइंट, मेन फीचर्स ऑफ दैट डील है, इसीलिए मिस्टर अरागची ने क्लियरली कहा है इट शुड बी नोन एज इस्लामाबाद एमओयू। में भी इसके लफाजियत में कोई चेंज होगी, ब्रॉडर कंटोर्स में चेंज होगी, जो ड्राफ्टिंग है इसमें चेंज होगी, 20-19 की जो डिप्लोमेटिक जो तरीके हैं, जारगन्स होते हैं, उसमें उसको लगता है इस लफ्ज से जो है उसको ज्यादा शायद वकार हासिल हो जाएगा, वही चेंज होगी। अल्टीमेटली वही हुआ और वही बेस बन गया। उसके बाद ही अमेरिका ने रियलाइज किया है कि बातचीत के अलावा देयर इज नो अदर सोल्यूशन। मैं एक और चीज बता, जब आदमी एक कंट्री पावरफुल होती है, जैसे अमेरिका पहले इसने किए, उस वक्त वो नहीं, अगर आप दूसरा साइड हक पर भी होगा है, दे बिल्डोज इट एट दैट टाइम, मजल करते हैं उसको। आपने देखा है 200 जब उन्होंने सदाम हुसैन के खिलाफ ये लगाया कि वो जो वेपन्स ऑफ मास, उसको थोड़ी माना, हमला करना था, किया, फिर उसकी जस्टिफिकेशन, फिर खुद ही कन्फेस भी किया ये गलत हमने कहा था। जब किसी चीज को उन्हें लग रहा था कि हम इस चीज को, ईरान को हम अपने हिसाब से इसको एलिमिनेट करेगी, वहां की लीडरशिप को अपनी, जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किसी को बिठाया या किसी और कंट्री में किसी को अपना इंस्टॉल किया, वो हम करेंगे। अब उन्हें ये क्लियर हुआ कि इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं है वो लगा, और न होने वाला है इन फ्यूचर। जो भी चेंज हो गई इट विल बी विद इन दिस सिस्टम। ये शेख साहब माफ कीजिएगा, मैं बीच में रोक रहा हूं। देखिए, इस वक्त बिल्कुल जो आपने कहा कि 11 अप्रैल वाली जो कंडीशन थी, तकरीबन वही कंडीशन अब मानने की बात सामने आ रही है। इसमें ये बात बिल्कुल क्लियर सामने नजर आ रही है कि ईरान ने अपनी मजबूती, अपनी कामयाबी पूरी तरह से, एक तरह से दुनिया के सामने उजागर की। खातिमुल अंबिया जो हेडक्वार्टर, मिलिट्री हेडक्वार्टर है तेहरान में, उसके सरबराह ने कहा कि पूरी दुनिया ईरान की जीत की गूंज सुनेगी बहुत जल्द। अब ऐसी हालत में जब इजराइल आइसोलेट हुआ नजर आ रहा है, इजराइल को शिकायत है, नेतन्याहू को शिकायत है कि हमें डिटेल नहीं बताई गई, और पेंटागन की एक रिपोर्ट आई कि मोसाद बहुत एक्टिव है और वो ये जानना चाहती है कि ईरान से किस तरह से समझौता हो रहा है। ऐसी हालत में जब इजराइल को आइसोलेट एक तरह से कराने में ईरान कामयाब हो गया, अब और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को भी वो मदद जारी रखेगा, तब तो इजराइल का वजूद अब और ज्यादा खतरे में है। क्या लगता है? देखिए, जिस चीज के लिए अमेरिका ने ये जंग शुरू की, चाहे वो लास्ट ईयर किया या इस साल किया, वो इसका सिंपल, एज आई अर्लियर टोल्ड यू, इसका सिंपल मकसद था इजराइल को तकवीत पहुंचाना था। ये बूमरैंग हुआ। इससे बजाय इजराइल के जो एम्बोल्डन ज्यादा होता, कि ज्यादा वो अपने जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स है उसको और आगे बढ़ाता, परस्यू करता, अब वो अलग थलग हो गया। तो मच सो कोई भी उसको हाथ नहीं लगा रखा, एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज जो इसको सिर्फ कर रहे हैं किसी हद तक, वो भी कहीं जा नहीं सकता है। हैव यू सीन नेतन्याहू विजिटिंग एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट यूएस?
नॉट एट ऑल, कहीं भी। नॉट एट ऑल, बिल्कुल और बिल्कुल। यहाँ भी ये है, बहुत सारे लोग अभी 5 दिन पहले या 4 दिन पहले एक और इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर पर पाबंदी लगाई, यूरोपियन यूनियन ने बैन लगाया उन्होंने उस पर। दूसरी बात आप देखिए, जो जिस मुल्क के पीछे, यानी कि वो कहते कि इसका नाम, यानी कि ज़ियनिस्ट स्टेट के बारे में बात करनी जो थी वो जुर्म था, बिल्कुल। आज वही कंट्री जो उसके सपोर्टर्स है, वही उनके गवर्नमेंट के खिलाफ जो है, जब जुल्म की इंतहा तो उसके खिलाफ पाबंदियां लगा रहे हैं। कुछ मिलिट्री पाबंदी लगे, कुछ सफरी पाबंदी लगाती है, कुछ माइशत इकोनॉमिक ब्लॉक यानी कि पाबंदी सैंक्शंस लगा रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में अब ये यानी कि एक मूवमेंट जैसी शुरू हुई कि हमने अपने मुल्क को दाव पर लगाया दूसरों के लिए। सारा कुछ जो है, जब अपना मुल्क ठीक रहे फिर दूसरों के लिए मदद करे। यहाँ अमेरिका ने जो अमेरिकन जो बड़े बड़े, चाहे वो लॉ मेकर्स है, चाहे सेनेटर्स है, या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है या थिंकर्स, वो ये कहते हैं ये सारा कुछ हमने गंवाया बिटवीन ट्रंप और ये। उसके रिपोर्ट सारे पेपर्स में आया, और वहां तक कि उसकी बीवी को उसने कहा इसको समझाओ। ये जो हमारे ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स है कि किस तरीके से उसने उस वक्त उसको डांटा, कहा ये नहीं चलेगा। यहां तक कि अब इजराइल ये कहता है आई हैव टू लुक टुवर्ड्स, यानी कि दो अल्टरनेट सोर्सेस के बारे में सोचना है, किस तरीके से हम अपने आप करेंगे। यानी कि एक चीज जिसमें वो हमेशा रिलाई कर रहा था, और अगर वो सर्वाइव कर रहा है इस वक्त मिडल ईस्ट में, सिंपली बिकॉज ऑफ अमेरिकन पैट्रनेज, और जो उसको यूरोपियन यूनियन ने प्रोटेक्शन दी थी, उनकी वजह से, उनकी इसकी मनमानी की वजह से, इसकी जो इसने हठधर्मी की वजह से सारे यानी कि उसूल तोड़ दिए जो यूरोपियन यूनियन, यूरोप के कंट्रीज और अमेरिका को जितनी हजीमत उठानी पड़ी सिंपली बिकॉज ऑफ यूएस। हर एक जो यूएन का रेजोल्यूशन है उनको ब्लॉक करना पड़ा इन्हें इसकी वजह से। अब वो रियलाइज करने लगा कि हम ज्यादा गए हैं, जो लक्ष्मण रेखा था उससे भी क्रॉस करके इसको बचाने में इतने हम लगे कि खुद ख्याल ही नहीं रहा कि हम कहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ है कि एक ही इस 39 डेज वार ने एक बार ये साबित कर दिया कि अमेरिका को पहला झटका दिया, यूनिपोलर वर्ल्ड से गिरा के इसको मल्टीपोलर वर्ल्ड में डाल दिया। ये सबसे बड़ी कामयाबी है दुनिया के लिए। जो एक डोमिनेंस रही थी, चाहे खौफ ही था, फियर जो कॉम्प्लेक्स चल रहा था कंट्रीज में, उसको बस्ट किया। सबसे बड़ी कामयाबी। यानी पूरी दुनिया में जो अमेरिका की दादागिरी जिस तरह से कहते हैं उसको खत्म किया ईरान ने, तो एक बहुत बड़ा काम किया है, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड बना दिया। अच्छा, बीच बीच में कभी कभी ऐसा महसूस हुआ कि जब जब अमेरिका से सपोर्ट में कमी के इशारे मिले तो नेतन्याहू ने एक बार ये भी कहा कि अमेरिका से हम फौजी मदद लेना बंद करेंगे, जब उधर से लगा के मिलनी बंद हो जाए शायद। लेकिन भारत को वो काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या वो अमेरिका की जगह भारत को देंगे कि भारत सपोर्ट करे इजराइल को? क्या वो कहीं चल पाएगा कुछ? देखिए, पहली बात ये देखता है, इजराइल की सारी इकोनॉमी जो डिपेंडेंट है वो या डिफेंस सपोर्ट अमेरिका, अभी इतना होते हुए भी पिछली बार 1 महीना या 1.5 महीना पहले अमेरिका ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने $8 बिलियन के सोफिस्टिकेटेड जो वेपन्स है इजराइल को दिए। इंडिया तो नहीं दे सकता है ना, वो इंडिया उनसे परचेज करता है ड्रोन्स या लेटेस्ट वेपनरी करे, विजनरी डॉक्यूमेंट, सैटेलाइट सिस्टम्स या कम्युनिकेशन सिस्टम्स करता है। क्या वो इतना एड दे सकता है उसको? वो नहीं दे सकता, क्योंकि वो सप्लायर्स है, ये बायर्स है। ये फर्क हमें करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल।
और उन्होंने, इट इज नॉट फर्स्ट टाइम, जब गाजा में ये शुरू हुआ ना, हमस ने जब अटैक किया उनको, उसके बाद आप देखिए $20 बिलियन उस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने इसराइल को दी सपोर्ट। इसके अलावा यूरोप, मुझे पूरा ये जो आप अगर देखेंगे, जर्मन चांसलर, फ्रांस के प्रेसिडेंट, इटालियन प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, सारे एक के बाद एक आए टू एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद इजराइल, और इसके साथ आर्म्स, एम्यूनिशन, हर एक चीज दिया। यहाँ तक उन्होंने कहा कि हमस जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बैन करने की जरूरत है। नॉट ओनली हमस, इसके अलावा हिजबुल्लाह पर भी ये लगाया। अब यही ये 2 साल के अंदर किससे ग्रेजुअली सारा कुछ चेंज हो रहा है। अब आपने जान के लाले पड़े, उनको पता नहीं है हम कहाँ पर खड़े हैं। एक यही कंट्रीज उसको अपोज कर रहे हैं। हालांकि जर्मनी सबसे ज्यादा सपोर्टर था। आफ्टर यूएस, जर्मनी यूज्ड टू प्रोवाइड देम मैक्सिमम आर्म्स एम्यूनिशन। अब वहां थोड़ी बहुत चेंज आई है। या आप देखिए एक और चीज जिसका ये बारे में सोच रहा था, अब अब्राहम अकॉर्ड की वजह से सारे इस्लामिक कंट्रीज, अब जो करने वाले भी थे वो भी अपने आप को दूर रखना चाहते हैं ताकि वो इससे बच जाए। इसकी लेटेस्ट मिसाल है यूएई। वो भी समझता है कि मुझे पहले वो जो कहते हैं ना, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स नॉट योर नेबर्स। बिल्कुल बिल्कुल। ये यूएई और ईरान पर लागू होता है। ईरान के साथ उसको हमेशा रहना है। इट इज इन देयर इंटरेस्ट इफ दे हैव मेंटेन गुड एंड फ्रेंडली रिलेशन। और सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ईरान का जो ट्रेड चल रहा है डिस्पाइट सैंक्शन, वो दुबई से ही चल रहा था मैक्सिमम, जिसका बेनिफिट सबसे ज्यादा यूएई को ही होता था। अब मे बी दे हैव रियलाइज्ड इट एंड दे आर नाउ कोर्स करेक्शन जिसे कहते हैं ना, वो कर रहे हैं। तो इसी वजह से आप देखें, इस जो लेटेस्ट जो चल रही थे रिटेलिएशन और अटैक्स हुए, इसमें यूएई बच गया। जी, यूएई बच गया। और इससे पहले जो पिछला हफ्ता गुजरा है, तकरीबन 2 हफ्ते, उसमें एक बार से ज्यादा बार मोहम्मद मरांडी ने यूएई के बारे में कहा और इशारा दिया कि अब अगर जंग होगी तो यूएई हमारे टारगेट पर होगा। लेकिन अब हालात बदले, जैसा कि आपने बताया, और वो $3 अरब तकरीबन पहुंच चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि जंग के दौरान हवाई जहाज में भर करके डॉलर्स भेजे गए। बहरहाल वो टेक्निकली किस तरीके से पॉसिबल है, ये है। दूसरी बात, आज से पिछली बार भी मैं शायद ये कहा था, कम्युनिकेशन लाइन्स कहीं ना कहीं खुल गए थे आज से 4-5 हफ्ते पहले। अगर आप देखा, जब ट्रंप ने उस वक्त जो एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस जो अरब कंट्रीज और उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, टर्की भी शामिल था, ये उस वक्त जो कि इसमें यूएई के प्रेसिडेंट भी शामिल हुए थे, और उसने भी अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट इस वक्त निकला, या उस वक्त उसने भी कहा कि इस मसले को थ्रू नेगोशिएशन वी हैव टू सॉल्व इट। जो पहले कह रहा था उनको हमें कंपनसेशन, जो आपने हमें डिमांड नुकसान ये पहुंचा है, वो सारा मसला खत्म हुआ। क्योंकि दे आल्सो फील कि एक तो वो अरब यूनिटी जो जीसीसी का मसला जो है उससे अलग थलग होने लगे। दूसरी बात ये जो है, इमीडिएट नेबर सऊदी अरब इतना नहीं है जितना ये है। उनके साथ कुछ डिस्प्यूट्स भी है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर उन्होंने कहा बेटर यही है कि अगर इसी से ये मसला हल हो जाएगा। हुआ है, इसका एविडेंट है। अब आगे क्या होगा दैट इज टू बी सीन। लेकिन फिलहाल ये है कि इनको इमीडिएट राहत ये मिली, जबकि एक दिन में कुवैत पर तकरीबन 30-40 जो है मिसाइल फेंके गए। जी, एक भी नहीं लाए। और अगर आप पुराने रिपोर्ट्स देखो तो उस वक्त यूएई पर सबसे ज्यादा मिसाइल फेंके गए। जी। अच्छा शेख साहब, अब थोड़ा सा वक्त सिमटता जा रहा है, कम टाइम है बात करने के लिए। इस जंग का जो एग्रीमेंट जो बनता जा रहा है, उसके तो बहुत सी डिटेल्स आ गई जिसके बारे में आपने बताया भी। अगर हम ये प्रिज्यूम कर लें कि ये डील हो जाए अगले 2 दिन में, 4 दिन में, अगर हम नतीजे के तौर पर देखें किसने क्या क्या खोया, किसने क्या क्या पाया, तो आप कैसे असेसमेंट देंगे? अमेरिका इजराइल को क्या मिला, ईरान को क्या मिला? देखिए 2 चीजें हैं। ये एग्रीमेंट 2 फेजेस में होगा, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है।
जैसे वो कहते हैं फर्स्ट फेज में बाय एंड लार्ज ये होगा, सीज फायर होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, कहीं पार्शली जैसे एज वी डिस्कस्ड कि अमाउंट जो अमाउंट फ्रीज हुए थे उनको ग्रेजुअली उनको दे लिया जाएगा। लिटिल बिट ऑफ सैंक्शंस ऐसे ही कि लोग तेल खरीद सकेंगे, वो जो है ना उसको। ये दूसरा जो क्रूशल पार्ट है दैट्स अबाउट न्यूक्लियर, जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा इसमें सेकंड राउंड में इस पर डिटेल बातचीत होगी। वो जो बड़ा क्रूशल है अमेरिका के लिए भी और ईरान के लिए भी, इसको ये। लेकिन अब इसमें क्या खोया ये कि सबसे ज्यादा फायदा इसमें जो है वो ईरान को आया है, जो वो आइसोलेशन में पड़ा था सैंक्शंस की वजह से। उनको इतना दबदबा था अमेरिका का सारे दुनिया पर कि कोई भी कंट्री इसके साथ ट्रेड नहीं कर सकता। मतलब मैं बताऊंगा, ये पाकिस्तान के साथ इनके रेलवे लाइन थी, वो तैयार थी ईरान के साथ, लेकिन ये नहीं कर सकते थे। इसी तरह अगर आपने देखा पहले एक ईरान इंडिया पाइपलाइन था, गैस पाइपलाइन, वो बंद। अभी जो है चाबहार पोर्ट है उस पर पाबंदी लगाई, वो बंद हो गया। या सिर्फ 2-3 कंट्रीज जिसमें चाइना और रशिया था या कुछ और कंट्रीज थे जो लेते थे, उनसे ट्रेड भी करते थे, बिजनेस भी किया। सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज कर रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज कोई नहीं करता। वो आइसोलेशन खत्म हो गई जो 46 ईयर्स से चल रहे थे, उसको टोटली वो एलिमिनेट हो गई है, यानी उसका अब वजूद ही नहीं रहा। अब ये इंटरनेशनल प्लेयर बन गया है विच इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रीजन खासकर। एक तो ये है। दूसरी बात आप देखिए, पॉलिटिकल अलायंसेस चेंज हो गए। जो गल्फ माना जाता था कि वो अमेरिका के यानी कि जेर असर है, ट्रमेंडस असर में था, वो अब धीरे धीरे उनका असर अमेरिका का ये रियलाइज उनको होने लगा है कि ये हमारे हाथ से जान रहे हैं। क्योंकि वो कंट्रीज भी रहे कि हमारे अब रीजन, हमें अपने हमसायों के साथ अगर हालात खराब रहे, दूर से क्या आ जाएगा वो अपने बचाने के लिए। और जिस वक्त उसने क्लियरली ये कहा, आई एम नॉट फॉर यू डियर, आई एम ओनली फॉर इजराइल डियर, ये एक बात कन्वे उनको हो गई। वो अगर ब्लाइंड से ब्लाइंड फॉलोवर भी होगा अमेरिका का और मेरे घर से तीर लगाएगा या रॉकेट फेंकेगा दूसरे को बचाने के लिए, इस घर को बचाने के लिए नहीं। देखिए फॉल्ट लाइन्स कहाँ अमेरिकन पॉलिसी में। ये कभी कभी जो है, जो जितना ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है किसी चीज में, उसको फिर इट इज एन आई ओपनर। वो उनके लिए आई ओपनर पहले दिन से ही। उनमें से 2-3 कंट्रीज के, चाहे वो कतर के एक फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा, वो उसका जो तुर्की अल फैसल ने कहा कि ये इट इज फाइटिंग फॉर इजराइल नॉट फॉर अस, हमें धकेल दिया इसमें। वो एक चली और वो एक फिर हवा की तरफ चली, और जिसमें अब गेन है कि हफ्ते में 3-3 बार ईरान के साथ कांटेक्ट होता है, कतर का, सऊदी अरब का, ओमान का, दूसरे कंट्रीज के साथ। ये देखे ना चेंज क्या। जी जी जी, बहुत बड़ी तब्दीली है। ईरान अकेला था, अब इजराइल तन्हा नजर आ रहा है। अमेरिका बहुत बड़ा दादा और सुपर पावर था, उसकी हालत खराब की, उसके फौजी अड्डे तबाह कर दिए। और अब बिल्कुल तो ये बिल्कुल दुनिया एक तरह से बदल गई, हालात बदल गए, और ईरान ने उसको बहुत ही मजबूती से रेजिस्ट किया तमाम हमलों को, और ऐसी सूरत आई। अब मैं आखिर में, हमारे पास 2-3 मिनट हैं, भारत के 3 नाविक मारे गए अमेरिकी हमलों में। क्या हम अब भी समझेंगे कि अमेरिका के दोस्तों में हम शामिल नहीं हैं, या हम अपने लोगों के मारे जाने के बाद भी हम उसे फिर भी दोस्त मानने के लिए मजबूर हैं? क्या है? 2 चीजें हैं। मैंने ये देखा है जो किया, 3 हमले किए हैं उन्होंने। हालांकि उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है, एक डिमार्श भी भेजा है, जो डिप्लोमेटिक टर्मिनोलॉजी में ये कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जब ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को 10 साल कंप्लीट होने में पर मुबारकबादी दी, इसने बहुत शुक्रिया अदा किया उस पर ना, उसको थैंक्स किए ट्रंप के।
और ये एटलीस्ट उसमें एक लाइन ये भी लिखना चाहिए था कि हमारे जो है हमें यानी कि जो किया है वी कंसिडर यू एज फ्रेंड, लेकिन हमारे क्रू मेंबर्स को मारा गया, 3 मेंबर्स को मारा गया, बाकी को रेस्क्यू किया, वो भी ओमान के जो है नेवी ने उनको रेस्क्यू किया गया। और इसके अलावा जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया रिसेंटली कि अमेरिका ने हमें कहा कि आप रशिया से तेल खरीदो। यानी कि एक बड़ी कंट्री, जो मैं बार बार कहता हूं कि अपनी इंडिपेंडेंस के लिए किसी की टो लाइन नहीं करनी चाहिए, या अपने मुल्क के। हालांकि उसने ये भी कहा कि हम ये भी देखते हैं कि हमारे यानी कि फाइनेंशियल कंसिडरेशन क्या क्या हमें सस्ता मिलता है, ही हैज सेड इट। लेकिन ये जो है मुल्क का प्राइमरी जो है सोल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन, इसकी सिक्योरिटी, इसकी सॉवरेनिटी। इस पर कोई या कोई दूसरे मुल्क अपने या हमारे मुल्क के खिलाफ, उसके इंटरेस्ट्स के खिलाफ करे, ये हमें कबूल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए यकीनी तौर पर। और भारत, देखिए कमाल की बात यह है कि पूरी दुनिया में भारत को कहा जाता है कि चीन के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तरक्की करता हुआ मुल्क है, और हम अपनी हैसियत नहीं मान रहे, हमें खुद अपनी अहमियत का मालूम नहीं है, और दूसरे जो हैं वो हमें इतना इसमें एक पास में आप देखिए, जब इंडियन इकोनॉमी वाज इन बैड शेप, यहाँ पर इकोनॉमी भी खराब थी, फूड प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, इंडस्ट्रीज नहीं ग्रो हुई थी, उस वक्त भी हमारे लीडर्स जो है वो कन्फ्रंट कर रहे थे। जी जी बिल्कुल नहीं रुकते वो इस मामले में। जब प्रिंसिपल स्टैंड होता था वो कभी नहीं उस पर डरे, उन्होंने हमेशा कभी कंप्रोमाइज नहीं किया उस मसले पर, और यही परस्यू करना चाहिए। हालांकि हमें उम्मीद है इस गवर्नमेंट का भी यही एक प्रिंसिपल रहेगा, और इसको अप करने की, फर्दर स्ट्रेंथन करने की जरूरत। बिल्कुल, और नई रियलिटीज को रियलाइज करते हुए चीजों को अपने यहाँ रिकंसिडर करने की जरूरत है। ये बात अपनी जगह तय है कि जब अमेरिका मजबूर हो गया ईरान से बात करने के लिए, तो ईरान एक ऐसी ताकत तो जरूर है जिससे हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, ना कि हम इजराइल की तरफ इतने झुकें कि हम अपनी पुरानी दोस्ती और फायदे और नुकसान के हिसाब किताब को भी हो सकता है इस डील के बाद कहीं ना कहीं रीअसेसमेंट ओवरऑल, ये नहीं इंडिया में, सारी दुनिया में एक रीअसेसमेंट होगी पॉलिसी की टुवर्ड्स ये। हो सकता है सारे ममालिक देखेंगे इसके बाद जो इमर्जिंग सिचुएशन है, अपने आप को कहां पर रिसेट करेंगे वो अपनी फॉरेन पॉलिसी, और उसका असर जो है। दूसरी बात यह है, ईरान और इंडिया के रिलेशन लॉन्ग थे, हिस्टोरिकल है, सिविलाइजेशनल रिलेशंस है, इम्पैक्ट कल्चरल इम्पैक्ट रहा है, इसकी हिस्ट्री, पोइट्री हर एक चीज पर रहा है। तो इसलिए ये इतने डीप रूटेड है, इसको जड़ से हिलाना जो है मुश्किल है। यकीनी तौर पर। और आज जब हमारी आपकी बात हो रही है, आज तेहरान में, वहां जो ईरान में भारतीय लोग हैं, वो ईरान की हमदर्दी के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं आज़ादी स्क्वायर पर, और बड़ी तादाद में आज रात जब ये वीडियो लोगों के सामने होगी, ईरान में भारतीय और ईरानी एक दूसरे को मोहब्बत बांटते हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए, ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।